त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया और आज मैं आपको बताऊंगा संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। साथ में ये बताऊंगा कि वीटो पावर क्या होती है और किन किन देशों के पास वीटो पावर है। क्या भारत के पास वीटो पावर है या नहीं है। तो गत वीडियो में मैंने आपको बताया था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, क्यों की गई थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वीडियो को भी देख लीजिए। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और साथ में उसको आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में घंटी को भी दबा दीजिए जहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन वाला आइकन आता है, जिससे कि आने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। और जिन्होंने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि जैसे मैंने कहा टॉपिक में कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके 6 अंग हैं अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ 6 अंगों से मिलकर बना है। यहाँ पे लिखा हुआ है इसके मुख्य अंग कितने हैं, 6 है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पहला अंग है ऑर्गन्स, उसे महासभा कहते हैं या उसको इंग्लिश में कहते हैं जनरल असेंबली। महासभा या जनरल असेंबली में वे सभी देश शामिल होते हैं, वे सभी देश इसके सदस्य होते हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य होते हैं। जैसे वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या 193 है, तो 193 के 93 देश महासभा के सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो जनरल असेंबली है ये महासभा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक जो देश है जब भी वोटिंग होगी किसी विश्व के मुद्दे पर तो प्रत्येक राष्ट्र को एक वोट देने का अधिकार है। दूसरा देखिए कि महासभा की जो बैठक होती है अर्थात प्रत्येक साल महासभा की बैठक होती है न्यूयॉर्क में, और वो भी सितंबर के महीने में, और हफ्ता तीसरा और बार होता है बृहस्पतिवार। तो कुल मिला के महासभा की बैठक होती है प्रत्येक वर्ष सितंबर में हफ्ते के तीसरे बृहस्पतिवार को। अगला देखिए, अब आता है कि इसके पास क्या काम है अर्थात महासभा क्या कार्य करती है। तो महासभा का काम देखिए, सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति करना। बता, सुरक्षा परिषद में जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति महासभा के द्वारा की जाती है। अगला कार्य देखिए कि आर्थिक और सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों को नियुक्त भी महासभा के द्वारा किया जाता है। अगला आता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करना। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और उसमें जो न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं उनको भी नियुक्त करने का जो अधिकार है वह महासभा या जनरल असेंबली को है। अगला देखिए, विश्व शांति के किसी मुद्दे पर विचार करना। यदि विश्व में कहीं तनाव उत्पन्न हो जाता है तो ऐसे मुद्दे पर भी क्या होता है, महासभा विचार कर सकती है। तो इस प्रकार से ये हुआ पहला अंग। अब आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा अंग कौन सा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा अंग यहाँ पे लिखा हुआ है सुरक्षा परिषद, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। अब जो ये सिक्योरिटी काउंसिल होती है इसमें जान लेते हैं कि इसमें सदस्य कितने होते हैं। तो इसमें सदस्यों की कुल जो संख्या होती है वो होती है 15। ठीक है, जिसमें जो स्थायी हैं परमानेंट जो मेंबर हैं सुरक्षा परिषद के वो हैं 5। ठीक है, 5 कौन कौन से हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका, ये सुरक्षा परिषद के परमानेंट मेंबर हैं। अब बात आती है कि अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो जो अस्थायी सदस्य होते हैं या नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनकी सदस्य संख्या है 10। ठीक है, और जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष। कितना होता है, 2 वर्ष। उसके बाद देखिए कि जो ये 10 अस्थायी सदस्य हैं वह विश्व के किन किन महाद्वीपों से लिए जाते हैं। तो इसको देखिए कि 10 अस्थायी सदस्यों में से 5 जो स्थान है वह अफ्रीका और एशियाई देशों के लिए सुरक्षित हैं। तो 5 मेंबर एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के देशों से आते हैं या उनको चुना जाता है। ठीक है, तो 5 यहां चले गए 10 में से। उसके बाद देखिए 2 जो स्थानीय सीटें हैं वो लैटिन अमेरिका के देशों के लिए। 2 सदस्य सुरक्षा परिषद में लैटिन अमेरिका देशों से चुने जाते हैं। ये भी अस्थायी सदस्यों की बात कर रहा हूं मैं। तो लैटिन अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं, लैटिन अमेरिका में आता है जैसे उरुग्वे है,
ठीक है, पेरू है, इसी प्रकार से कोलंबिया है, इक्वाडोर है, क्यूबा है, होंडुरासू है। तो इस प्रकार की जो कंट्रियां हैं ये लैटिन अमेरिका में आती हैं। ये समझिए कि जो साउथ अमेरिका महाद्वीप की जितनी भी कंट्री हैं वो सब लैटिन अमेरिका में आती हैं, और उसके लिए केवल 2 सीटें क्या की गई हैं, 10 में से 2 सीटें आवंटित की गई हैं। अगला देखिए, 2 सीटें क्या है कि पश्चिमी यूरोप के देशों हेतु 2 सीटें जो अस्थायी मेंबर हैं वह वेस्ट यूरोप से लिए जाते हैं, और जो एक मेंबर आता है वह पूर्वी यूरोप से आता है। तो इस प्रकार से जो 10 अस्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, वह 5 आते हैं कहां से, अफ्रीका और एशिया के देशों से, 2 आते हैं लैटिन अमेरिका के देशों से, और 2 सीटें आती है पश्चिमी यूरोप के देशों से, और 1 सीट आती है पूर्वी यूरोप के देशों से। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए ये कुल मिला के हो गए 10 अस्थायी सदस्यों का बंटवारा विश्व के अंदर। और प्रत्येक हमने आपको बताया कि जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष। ठीक है, तो बारी बारी से प्रत्येक देश का क्या होता है, नंबर आता रहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो तीसरा अंग है उसका नाम है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद। अब यहाँ पे देखिए कि आर्थिक और सामाजिक जो परिषद है उसकी सदस्यों की संख्या जो प्रारंभ में थी, अर्थात जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय 18 थी। उसके बाद सदस्यों की संख्या सन 1965 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसमें संशोधन किया और सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 27 कर दी गई। ओके, उसके बाद अब देखिए वर्तमान में इसके सदस्यों की जो संख्या है वह 54 है। ठीक है, अब आता है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद के जो सदस्य राष्ट्र होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो उनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष होता है, और इस प्रकार से 18 3 54 अर्थात 3 साल का कार्यकाल हो जाएगा 18 लोगों का। उसके बाद फिर नए मेंबर आएंगे। ठीक है, फिर वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, फिर नए मेंबर आएंगे। जैसे कि भारत में राज्यसभा में होता है कि मेंबर क्या होते हैं, आते रहते हैं, और जो सभा होती है वो कोई भंग नहीं होती है। अगला देखिए कि आज तक आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य किया गया वह किया गया 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की घोषणा। किसकी घोषणा, मानवाधिकारों की घोषणा की गई। किसके द्वारा, आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा। तो ये आज तक का इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि मानव के कौन कौन से अधिकार होते हैं। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, उसके पास समानता का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, उसके पास हर चीज के अर्थात वो अधिकार होने चाहिए जो कि जीवन के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, जो उसको गुलामी से मुक्त रखते हैं, जो उसके आर्थिक विकास में सहायक होते हैं, जो उसके सामाजिक विकास में सहायक होते हैं, जो उसको भेदभाव से अलग करते हैं, अर्थात उसके साथ भेदभाव नहीं होता है। तो इस प्रकार के तमाम बहुत सारे अधिकार होते हैं जो कि मानव के होने चाहिए, जो आपके पास है और हमारे पास है। अब देखिए ये तो होगा इसका इंपॉर्टेंट कार्य। अब देखिए आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या कार्य करती है। ठीक है, क्या कार्य करती है और किस काम के लिए इसकी स्थापना की गई है। तो देखिए इसका जो मुख्य काम है वह है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य संबंधी विषयों का अध्ययन करना। नंबर है उनका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य संबंधी जो विषय हैं, ठीक है, कि कैसी कंडीशन उन देशों में है उसके ऊपर क्या करना, स्टडी करना, अध्ययन करना, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट तैयार करना। ये काम होता है आर्थिक और सामाजिक परिषद का। संयुक्त राष्ट्र संघ का चौथा अंग है न्यास परिषद, या उसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो जो ट्रस्टीशिप काउंसिल या न्यास परिषद थी 1945 के बाद वे देश जो कि गुलामी में थे या जो स्वतंत्र नहीं हुए थे या पिछड़ी अवस्था में थे उनका विकास करने के लिए इस न्यास परिषद की स्थापना की गई थी। और जिन देशों को यह दायित्व सौंपा गया था वे अमीर देश थे कि जिससे कि वह इन देशों का विकास कर सकें, और जिस प्रकार से उनकी इकोनॉमी थी या उनकी सभ्यता थी या उनका पिछड़ापन था उसको दूर किया जा सके। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करते सारे देश क्या हो गए,
अपने आप में संपन्न हो गए, या जो गुलामी में थे या किसी के अंडर में थे, उपनिवेश थे, वो सारे के सारे क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। और उसके बाद जो ये न्यास परिषद है वर्तमान में, इसके पास अभी कोई भी देश नहीं आता है। और इस प्रकार से 1999 में न्यास परिषद के अंडर जितने भी देश थे वो सब क्या हो गए, मुक्त हो गए। अब इसके पास कोई कार्य नहीं रह गया है। तो इस प्रकार से ये हुआ न्यास परिषद। पांचवा जो अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अब यहां पे देखिए कि जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है उसमें कितने जज हो सकते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है 15। ठीक है। उसके बाद आता है इनका कार्यकाल, कि जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है उसमें जो जज चुना जाता है वो कितने साल तक कार्य कर सकता है। तो उसका कार्यकाल है 9 वर्ष। ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो जजों की नियुक्ति होती है वो कौन करता है, वो करता है महासभा और सुरक्षा परिषद। अर्थात महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों के द्वारा मिलकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जजों की नियुक्ति की जाती है। अब आता है इसके कार्य। तो इसके कार्य देखिए, अर्थात जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है वो कौन कौन से कार्य करता है। तो देखिए सबसे पहला है कि अंतरराष्ट्रीय कानून संबंधी मुद्दे, अर्थात दो देशों के बीच यदि अंतरराष्ट्रीय कोई विषय है और जिसपे विवाद हो जाता है, ओके, तो उसका जो निर्णय होता है या देश क्या होता है उस मुद्दे को लेकर कहा जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट में जाता है। तो वहां पर विचार करता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और फैसला भी सुनाता है। तो कहने का क्या अर्थ है कि अंतरराष्ट्रीय कानून से संबंधित कोई भी मुद्दा किसी देश का है और अन्य देश उसका उल्लंघन कर रहा है, तो जो देश प्रताड़ित है वह उस मुद्दे को लेकर कहां जाएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाएगा। अगला कार्य देखिए, अंतरराष्ट्रीय संधि संबंधी विषय। विविध देशों के बीच क्या है, बहुत सारी संधियां हो रखी हैं और यदि कोई संधि का उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में भी देश क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है या इंटरनेशनल कोर्ट है वहां पर जाते हैं, ठीक है, न्याय पाने के लिए। इस प्रकार से ये हो गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, या इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अब बात आती है कि जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ है। तो जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय है हेग, और यूरोप का देश है नीदरलैंड। तो हेग में है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। अब अगला आता है इसी में कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इसकी जो स्थापना हुई इसी के अंतर्गत वो हुई 2002 में। ठीक है। महासभा के बहुमत से या महासभा की सिफारिश पर अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना हुई और यह भी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंडर में ही कार्य करता है। और इसमें देखिए इसके कुल कितने मेंबर होते हैं, इसके होते हैं कुल मेंबर 18 में से देखिए 11 स्थान मेल को दिए गए हैं, 11 स्थान जो हैं वो पुरुषों के लिए और 7 जो स्थान हैं वह फीमेल के लिए निर्धारित है इसमें। अर्थात 11 जो सदस्य होंगे अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के, उसमें पुरुष हैं 11 और महिलाएं चुनी जाएंगी 7, कुल मिला के हो गया 18। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया चौथा और पांचवा अंग किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ का जो अंतिम अंग है वह है सचिवालय। तो जो सचिवालय है वह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय है, जहां से संयुक्त राष्ट्र संघ के सारे कार्य संपादित किए जाते हैं। अगला आता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुखिया होता है, ठीक है, उसे महासचिव कहते हैं। ठीक है। और जो कहां बैठता है, सचिवालय में बैठता है। अगला आता है कि जो महासचिव है उसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रधान होता है उसे महासचिव कहते हैं और उसका कार्यकाल निर्धारित किया गया है 5 वर्ष। अगला आता है कि महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की जो नियुक्ति होती है वह सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। पांचवा बिंदु देखिए
कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रथम महासचिव था उनका नाम था त्रिगुएली। तो इस प्रकार से यो हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतिम अंग जिसे सचिवालय कहते हैं। एक बार पुनः दोहरा देते हैं कि सचिवालय में ही यूएनओ का महासचिव बैठता है और यहीं से ही संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी कार्य होते हैं वो सारे के सारे मुख्य कार्य यहीं से संपादित किए जाते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे शक्तिशाली अंग के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे शक्तिशाली अंग है वह है सुरक्षा परिषद, जिसको कि सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। तो जो सुरक्षा परिषद है इसके 5 स्थायी देश हैं, 5 परमानेंट कंट्री हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं देखिए, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका और चीन। ये जो 5 देश हैं यह संयुक्त राष्ट्र संघ के परमानेंट मेंबर हैं जिनका कार्यकाल कभी समाप्त नहीं होता है। ओके, तो ये जो 5 मेंबर हैं इनके पास एक विशेष प्रकार की पावर दी गई है, एक विशेष प्रकार की शक्ति दी गई है जिसे कहते हैं वीटो पावर। वीटो पावर, वीटो पावर का नाम आपने सुना होगा, कई बार यूएनओ में वीटो पावर का इस्तेमाल होता आया है। इसलिए जो चाबी है संयुक्त राष्ट्र संघ की इन्हीं 5 देशों के पास है। ठीक है, इन्हीं 5 देशों के पास है और इनके पास जो पावर है, जो शक्ति या विशेष अधिकार इनको दिया गया है उसे कहते हैं वीटो पावर या उसको कहते हैं वीटो शक्ति। ठीक है, अब ये वीटो शक्ति का जो क्या अर्थ होता है यहाँ पे, तो वीटो शक्ति का अर्थ होता है निषेधाधिकार। जो वीटो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है मैं अनुमति नहीं देता हूं, मैं अनुमति नहीं देता हूं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जब भी कोई अंतरराष्ट्रीय मुद्दा आता है, इश्यू आता है, तो जो अस्थायी सदस्य हैं, अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। ठीक है, और उनका कार्यकाल जो होता है 2 वर्ष होता है। लेकिन जो स्थायी है इनका कार्यकाल क्या है, परमानेंट है, हमेशा है। ओके, और जो अस्थायी है वह है नॉन परमानेंट। ओके, अब देखिए कोई बिल यदि सुरक्षा परिषद में पास होना है अंतरराष्ट्रीय लेवल का, तो कब पास होगा कि 10 अस्थायी सदस्यों में से 9 वोट यहां से आने चाहिए। ठीक है, तो देखिए किसी बिल को पास होने के लिए कम से कम 9 वोट अस्थायी सदस्यों के होने चाहिए और प्लस क्या होना चाहिए, ये जो 5 वीटो पावर वाले देश हैं इनका मत भी इसमें शामिल होना चाहिए, तभी जाके बिल पास होता है। ओके, अब यहां पे देखिए क्योंकि इनके पास क्या है, वीटो पावर है, लेकिन जो अस्थायी सदस्य हैं उनके पास वीटो पावर नहीं है। तो देखिए कोई बिल पास होना है तो वीटो पावर में क्या शक्ति है कि कोई बिल है माना और उसमें से इनमें से कोई भी देश क्या होता है, वोट विपक्ष में देता है, विपक्ष में देता है और वोटों की संख्या हो जाती है जैसे 9 प्लस हो गया 4। ठीक है, तो बिल क्या हो जाता है, पास नहीं होता है। तो बिल को पास होने के लिए इन 5 अस्थायी सदस्यों का वोट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और यदि इनमें से एक भी वोट नहीं देता है और जिस पावर का वो इस्तेमाल करता है बिल के विरोध में, उसे कहते हैं वीटो पावर। ओके, तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि सुरक्षा परिषद में यदि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा आता है तो उसमें जो परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर है, 5 को वोट देना अनिवार्य है। यदि इनमें से एक भी वोट नहीं देता है तो बिल क्या होता है, गिर जाता है। अब इसका उदाहरण देखिए कि वीटो पावर का जो वर्तमान उदाहरण हम देखते हैं कि जब भारत मांग कर रहा था कि पाकिस्तान में जो मसूद अजहर है, आतंकवादी है, भारत के विरुद्ध कई साजिशें कर रहा है, भारत सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे को कई बार ले गया और उसमें क्या हुआ कि इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, अमेरिका भारत के पक्ष में था और भारत चाह रहा था कि मसूद अजहर को क्या किया जाए, विश्व आतंकवादी घोषित किया जाए। ठीक है, लेकिन जो चीन था वो नहीं चाहता था
कि उसको अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जाए। वो पाकिस्तान का साथ दे रहा था। और जब भी बिल क्या हुआ, सुरक्षा परिषद में आया, तो चीन ने वहां पर अपने मत का प्रयोग किया। कौन से मत का? वीटो मत का प्रयोग किया। अर्थात बिल क्या हो गया? फेल हो गया। उसने विपक्ष में वोट डाल दिया। तो इस प्रकार से वो कई बार करता रहा। अब आता है सुरक्षा परिषद के कार्य। तो सुरक्षा परिषद का जो कार्य है, वह कार्य है विश्व में शांति स्थापित करना। विश्व में शांति स्थापित करना। यदि दो देशों के बीच जंग हो जाती है, तो उस जंग को रोकने का काम भी सुरक्षा परिषद के पास होता है। यदि किसी देश के विरुद्ध आक्रमण करना है, किसी देश पे अटैक करना है, यदि वह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन नहीं करता है, तो यह कार्य भी सुरक्षा परिषद ही करती है। लेकिन यहां पे जो कार्य किया जाता है वह बहुमत के आधार पर किया जाता है। ओके। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने का कार्य भी सुरक्षा परिषद के पास होता है। यदि किसी क्षेत्र में जंग होती है, तो वहां पर जांच करने के लिए भी सुरक्षा परिषद क्या होती है? अपने सदस्यों को भेजने का काम करती है। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि जो सुरक्षा परिषद है वही संयुक्त राष्ट्र संघ है। वर्तमान परिदृश्य में आप देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या हो गया? अमेरिका का हथियार बन गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ही अमेरिका है, या अमेरिका ही क्या बन गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ बन गया है। क्योंकि विश्व में पहले दो महाशक्तियां थी। पहली महाशक्ति तो हम इसी को ले लीजिए, अमेरिका को, और दूसरा था सोवियत संघ। लेकिन 1991 में सोवियत संघ क्या हुआ? विघटित हो गया, और उससे 15 अर्थात रूस से 15 राष्ट्र अलग हो गए। उस प्रकार से सोवियत संघ तो हो गया खत्म, और वर्तमान में गया रूस। तो रूस की पावर हो गई कम। अब विश्व का जो दादा बना हुआ है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में, वह बना हुआ है कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो एक बार पुनः दोहरा लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई, इसके कौन कौन से अंग होते हैं। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई वो हुई थी विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर और 1945 तक चला, जिसमें भारी जन और धन की हानि हुई। ठीक है। इस प्रकार का तीसरा विश्व युद्ध न हो, ठीक है, जिससे कि मानवता का विनाश हो। क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम का इस्तेमाल किया था। उस समय विश्व दो गुटों में बटा था। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र, एक तरफ थे धुरी राष्ट्र। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में ऐसा था और सेकंड विश्व युद्ध में भी ऐसा था। अर्थात प्रथम विश्व युद्ध में भी धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच लड़ाई हुई, और दूसरे विश्व युद्ध में जो कि 1939 से लेकर 45 तक चला, उसमें भी धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच जंग हुई, जिसमें मित्र राष्ट्रों की जीत हुई। अर्थात दोनों विश्व युद्धों में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई। तो जीत होने के बाद इन राष्ट्रों को लगा, अर्थात जो मित्र राष्ट्र थे उनको लगा कि यदि इसी प्रकार की जंग होती रही तो दुनिया का विकास नहीं हो सकता है। जगह क्या होगा? रक्तपात होगा, भारी हानि होगी। ठीक है। तो इसको रोकने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, और तब से लेकर आज तक तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है। और यह परिणाम है संयुक्त राष्ट्र संघ का। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो अनेक अंगों से मिलकर बना है। कौन कौन से अंग हैं? एक बार पुनः दोहरा लेते हैं। अंग है महासभा, दूसरा अंग है इसका सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, उसके बाद न्यास परिषद, अगला है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, और इस प्रकार से सचिवालय। तो इन 6 अंगों से मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ बना है।